दोस्तों, सिर्फ पिछले 24 घंटों में बंगाल में ऐसे 3 घटनाएं हुई है जो सबका होश और हवास उड़ा रहा है। पहली, शुभेंदु अधिकारी की करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में 2 बड़े आरोपियों का गिरफ्तारी। दूसरी, एक संदिग्ध आईएसआई नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी जिस पर शुभेंदु की गतिविधियों पर नजर रखने का आरोप है। और तीसरी, हानी ट्रैप की आरोप से जुड़ी एक और गिरफ्तारी जो वो आईएसआई बंदे के साथ भी जुड़े हुए हैं और उसका भी भयंकर प्लान है। क्या ये तीनों घटनाएं पूरी तरह अलग अलग है या इनके बीच कोई ऐसा संबंध है जो बंगाल की राजनीति और सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है? पूरा कहानी जानेंगे तो सच में अब चौंक उठोगे। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका मित्र शुद्धशील घोष। आज मैं आपके सामने तीनों घटनाओं के टाइमलाइन रखूंगा। अपने आप ये महत्वपूर्ण है, लेकिन जब इन्हें जोड़ेंगे तो एक ऐसे तस्वीर सामने आएगी जिस पर पूरे बंगाल में चर्चा हो रही है। पहली बात करता है चंद्रनाथ रथ का हत्या। 4 तारीख जब चुनाव का नतीजे सामने आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं भाजपा को भारी बहुमत मिले हैं और शायद शुभेंदु अधिकारी को ही सीएम घोषित किया जाएगा, तब अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आता है जहां पर देखा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी जी का जो पीए है चंद्रनाथ रथ, उसको बहुत ही बेरहमी से हत्या किया दिया जाता है। उसके घर के बस बहुत ही नजदीक जगह में उसके ऊपर शार्प शूटर ने गोली चलाते हैं और कार के अंदर रहते हुए पहले उस कार के शीशे को टूटते हैं और उसके बाद गोली उसको सीने को छिन्न भिन्न कर देता है। सवाल उठता है कि होने वाला सीएम का पीए को कौन मारना चाहेगा, और ऐसे जब वो मार सकता है तो उसका निशाना आखिर में क्या शुभेंदु अधिकारी तक था? पहले ये इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस कर रहे थे, लेकिन बाद में ये केस सीबीआई को जांचा जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सीबीआई यूपी से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर को अरेस्ट करते हैं, उसको ट्रांजिट रिमांड में कोलकाता में लिया जाते हैं। लेकिन ये तो क्लियर हो गया था कि इन लोगों को किसी ने सुपारी दिया था और इसलिए इस लोगों ने सुपारी किलिंग किया है। लेकिन ये सारी चीज बनाने वाला कौन था, और ये बहुत दिन से कोई कुछ अपडेट नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे और अचानक कल शाम को एक चौंकने वाला इंसिडेंट सामने आ जाता है जब पता चलता है 2 भाई सागर सोनकर और साहेब सोनकर, इन दोनों को सीबीआई वालों ने अरेस्ट कर लेता है। कौन है ये सागर सोनकर और साहेब सोनकर? ये चंद्रनाथ रथ का बहुत ही करीबी हुआ करते थे, इनके अंडर ही काम करते थे। और ये जो सागर सोनकर है, ये कई बार मेरे घर में भी आया है। वो चंद्रनाथ रथ जी का मैसेज लेके ही आया था। ये आज जब हमने शुभेंदु अधिकारी जी के ऑफिस में जाते थे तो हमने देखा था इस सागर को, बहुत ही शांत स्वभाव का बंदा है। वो अगर इसमें इन्वॉल्व है तो सच में ये सवाल उठ जाता है कि शुभेंदु अधिकारी जी का जो करीबी सेक्टर है वो क्या कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? क्योंकि हमने देखा था ये सागर के ऊपर बहुत डिपेंड करते थे चंद्रनाथ रथ, और ये सीबीआई वालों का दावा है ये सागर सोनकर 2020 तक तृणमूल कांग्रेस करते थे और उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन किया है और उसके बाद वो चंद्रनाथ रथ के ऑफिस में काम करते थे। और जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तब सीबीआई वालों को मिला कि सागर ने अपने फोन से इस इलेक्शन में बीजेपी के सबसे करीबी जो ओपोनेंट था उसके एक पार्टी ऑफिस का लैंडलाइन में बार बार कॉल किया है। और यहाँ पर जो चंद्रनाथ रथ का हत्या है उसका प्लानिंग से लेकर वहां का सुपारी देने तक सब कुछ इनके दिमाग से ही निकला है। अगर सच में ऐसे इंसिडेंट होता है तो ये शुभेंदु अधिकारी जी का सिक्योरिटी लेके बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होता है। उसके पहले दोपहर के टाइम एक न्यूज और आ जाता है जब हम देखते हैं बर्धमान से एक बंदा हमी मंडल करके अरेस्ट हो जाता है।
बाद में पता चलता है ये बंदा एक्चुअली आईएसआई का एजेंट है। ये पाकिस्तान गए थे और वहां से ही आईएसआई का एजेंट बन के वहां का ट्रेनिंग लेके आया था। और सबसे चौंकने वाला इंसिडेंट ये होता है, इनके पास शुभेंदु अधिकारी जी का गतिविधियों को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 9 जुलाई से शुभेंदु अधिकारी जी कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, कौन सा कार में जा रहे थे, वहां पर ड्राइवर कौन होता था, कब कितने बजे वो कार में चढ़ते थे, कितने बजे ड्रॉप होते थे, बीच रास्ते में कहाँ खड़े होते थे, पुलिस प्रोटोकॉल क्या होता था, सब डिटेल्स उनके पास है। और बस ये पिछला रिकॉर्ड नहीं, आगे आने वाले दिन में भी शुभेंदु अधिकारी जी का किसके साथ अपॉइंटमेंट है, कब कहां कैसे जाएंगे, सब डिटेल्स इसके पास है। तो पहले सवाल तो ये आते हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन ये क्यों इकट्ठा कर रहा था। इसके मतलब खुद अभी शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर हमला करने का कुछ प्लानिंग था, इसलिए ये सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया गया। लेकिन इससे भी बड़े सवाल वहां पर खड़ा होता है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन इस बंदे को मिला कैसे, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी वाला प्रोटोकॉल का न्यूज़ है और ये बहुत ही गिने चुने लोगों के पास रहेंगे। तो जो सवाल सागर सनकार से चालू होता है वो सवाल क्या ये हामी मंडल तक आ जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का जो क्लोज सर्किट है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अभी शुभेंदु अधिकारी जी को एलिमिनेट करने का प्लानिंग चल रहा है और उस तगड़ा प्लानिंग के हिसाब से ही पहले चंद्रनाथ रौत जो उनका एकदम दाएं हाथ हुआ करते थे उसको एलिमिनेट किया दिया गया है और अभी बारी है शुभेंदु अधिकारी जी का। यह सवाल सबके मन में गूंज रहा है और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। उस इंसिडेंट का कंटिन्यूएशन में झारखंड से एक बंदी अर्पिता नाम के गिरफ्तार हो जाते हैं। बाद में ये एसटीएफ वालों ने डिमांड करते हैं ये हमीम मंडल का गर्लफ्रेंड हुआ करते थे और सबसे बड़ी बात है ये अर्पिता हनी ट्रैप में काम करते थे, देखने में अच्छी है और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे लोग का हनी ट्रैप में फंसाते थे और बाद में इन लोगों को वो जो आईएसआई का बंदा हुआ करते थे वो लोग किडनैप कर लेते थे और उससे भारी रकम जपता जाता था और उससे ही इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम चलते थे। सबसे बड़ी बात है हमें मंडल केस में अभी ये उठ के आए हैं कि ये अकेला बंदा नहीं था, इसका जो नेटवर्क है वो बढ़ रहे थे। नॉर्थ बंगाल से 3 बंदे अरेस्ट हुए हैं, वहां पर असम का एसटीएफ ने एक बंदे को अरेस्ट किया है। ये दिल्ली में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हर जगह में इसका नेटवर्क अभी स्प्रेड कर गया है और हर जगह में इनका मॉडल ही एक ही है, ये हनी ट्रैप वाला सिस्टम को यूज करो और उसके थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल लो और नहीं तो किसी को किडनैप कर लो, उससे पैसा वसूलो और उससे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाओ। और सबसे बड़े डिमांड जो ये आईएसआई वाले के विरुद्ध आ रहे हैं अभी कि पाकिस्तान से जो इंस्ट्रक्शन आते थे या कोई लोग आते थे उसका लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट भी ये लोग प्रोवाइड करते थे। तो आप समझ ही रहे हो कि कितना सिचुएशन कितना संगीन हो चुका है यहां पर। तो दोस्तों अब तक हमने 3 बातों देखे हैं। पहली एक हत्या की जांच, दूसरी एक कथित निगरानी नेटवर्क, तीसरी एक कथित हनी ट्रैप कनेक्शन। अगर इन घटनाओं के बीच कोई संबंध निकलता है तो इसके राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े गंभीर मायने हो सकते हैं। और अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी जी क्लियरली बोल रहे हैं कि पिछले 15 साल से वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहां पर कोई फेंसिंग का काम ममता बनर्जी ने करने नहीं दिया। जानबूझ के बार बार बीएसएफ पर सवाल उठाया और वहां से बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी और जो रोहिंग्यास है वो पश्चिम बंगाल में घुस चुके हैं और ये लोग घुसने के बाद इन लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ दे दिया है और उसके बाद ये लोग पूरा भारत में भी स्प्रेड हो गया है। तो इसके मतलब भारत का जो अंदरूनी सुरक्षा है वो अभी कंप्रोमाइज हो चुका है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी जब सीएम पद में शपथ लेता है उसके बाद वो दावा करते हैं पहले तो ये फेंसिंग का काम खत्म करेंगे और उसके साथ साथ भारत के अंदर घुसे हुए जो भी ये इलीगल लोग हैं उनको भारत से डिपोर्ट करेंगे और ऐसे ही काम चालू कर दिया। और ये सब चीज लेकर अभी क्या बहुत सारे लोग गुस्से में हैं। यहाँ पर जो एक्टिविटी ये लोग बहुत दिन से कर रहे थे वो एक्टिविटीज अभी खत्म होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी ये टेररिज्म के अगेंस्ट अपना जंग छेड़ चुका है और इसलिए ये लोग अभी मुसीबत में आ चुका है और इसलिए जो ये मुसीबत सबसे ज्यादा क्रिएट कर रहा है वो बंगाल का सीएम क्या अभी इन लोगों के निशाने में आ गया है, ये सवाल उठना चालू कर दिया है।
और जब ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो बोल रहा है कि अभी तक ये बहुत सारे कुछ रिवील करने के जगह में नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। इसका एक छोटा सा हिस्सा ही पकड़ा गया है, क्योंकि ये जो हामी मंडल जहां पर काम करते थे, ये बर्धमान आने से पहले हावड़ा का पिलखाना करके जो जगह है वहां पर वो काम करते थे। और वहां पर जो वेस्ट का कारखाना है, यहां पर इसका काम था। और वहां पर बहुत सारे गरीब लोग काम करते हैं, ज्यादातर मुस्लिम है। और वो लोग कहां से आए हैं, क्या उनका आइडेंटिटी है, क्यों वहां पर आया है, कैसे यहां पर आया है, किसी के पास कोई खबर नहीं है। तो वो जो सेगमेंट है वहां से क्या रिक्रूटमेंट होता है। दूसरे एक चीज रिवील किया है, ये जो हमी मंडल था ये तो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर निगरानी कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इसने उनका नेटवर्क बनाने के लिए जो भी वो डिलीवरी बॉयज होता है, जो भी सब्जी बेचते हैं, उन सब से जुड़ रहे थे। और उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है। उस सिचुएशन को वो काम में लगाते हुए अपने नेटवर्क के इसके इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे। तो इसके मतलब इनका जो प्लानिंग है, इसका जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही बड़ा है। और सच में अगर इसको नहीं ट्रैक किया जाता है तो बंगाल छोड़ दीजिए, पूरा भारत, उसका इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़े सवाल के सामने आ जाएंगे। और प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमने देखा था बंगाल में जब SIR हुआ था तब ये तृणमूलियों ने कितने हल्ला मचाया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह में जाके ये लोग रोना धोना चालू कर दिया था। लेकिन जब SIR हो रहा था तब बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये भारत छोड़ के जा रहे थे। और उसके मन में एक चीज ऐसे भी था, शायद ममता बनर्जी वापस आएंगे। लेकिन जब देखा यहाँ पर भाजपा का गवर्नमेंट हो गया तो उसके बाद बहुत सारे और लोग यहाँ से भाग गए। और जो लोग नहीं गए उनको एक एक करके डिटेक्ट करके अभी डिपोर्ट करने का काम ये शुभेंदु गवर्नमेंट कर रहा है। ऊपर से यहां पर सेंसस चालू हो गया है। और सेंसस में शुभेंदु अधिकारी जी ने क्लियरली बोल दिया है कि जो लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे वो इंडियन है, उसको यहां पर कोई जगह नहीं है। उसको प्यार से बोल रहे हैं, अभी भी टाइम है, आप चले जाइए। अगर नहीं जाते हैं, जो तरीके से उसको भगाना पड़ेगा वही तरीका अपनाया जाएगा। तो इसके मतलब अभी भारत में, स्पेशली बंगाल में, ये सारे चीज करने का, इलीगल बांग्लादेशी हो तो आ जाओ, आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड बन जाएंगे, ये सिस्टम बंद हो चुका है। लेकिन जो स्लीपर सेल बन के बैठे हैं वो लोग को भी अभी देश छोड़ के जाना पड़ेगा। उनका रोटी का जो सवाल है वो बंद हो जाएगा, उसका दुकान बंद हो जाएगा। अगर ये टेररिज्म का दुकान बंद हो जाता है तो बहुत मुसीबत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो घर चलता है वो बंद हो जाएगा। और ये सारे कारण क्या शुभेंदु अधिकारी जी को हटाना जरूरी है। और इसलिए ये इतने सारे प्लानिंग प्रोग्रामिंग चल रहा है, जिसका पहले पहलू था उसका PA जो है उसको एलिमिनेट करना, और अभी सीधे टारगेट शुभेंदु अधिकारी जी पर आ गया है। बहुत सारे सवाल यहां पर पैदा हो रहा है। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो कई गंभीर सवाल सामने आते हैं। क्या ये केवल अलग अलग आपराधिक घटनाएं हैं या इनके बीच कोई बड़ा संबंध है जिसकी जांच अभी बाकी है? क्योंकि यहां पर समीक भट्टाचार्य जो बंगाल प्रदेश भाजपा का सभापति है, उन्होंने क्लियरली बोल देता है कि लेफ्टिस्ट के जमाने में बंगाल ये सारे टेररिज्म करने वाले लोगों के लिए एक सेफ पैसेज बन गए थे, और फिर ममता के जमाने में ये उनका सेफ होम बन गए थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी CM होने के बाद जो पार्टी का काम है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, दोनों मिला के शुभेंदु अधिकारी जी ने इन लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। और इसलिए क्या शुभेंदु अधिकारी जी टारगेट में है? ऊपर से शुभेंदु अधिकारी जी का पिताजी शिशिर अधिकारी जी वो एक बड़े चीज बोलते हैं। उनको मानना है शुभेंदु अधिकारी जी CM बनने के बाद वेस्ट बंगाल में जितना करप्शन चल रहा था उस करप्शन का रास्ते भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, और इसलिए गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो इतने दिन करप्शन कर रहे थे उसके भी रोटी रोजी पर सवाल आ गया है, उसका भी धंधा बंद हो रहा है। और इसलिए इन लोगों का बहुत गुस्सा है शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर, और इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी को टारगेट किया जा रहा है। ये बात गलत नहीं है, दोनों स्टेट में इनमें ही कुछ ना कुछ है। क्योंकि हम देख रहे हैं हर रोज ये जो तृणमूल वाले थे जो भरपूर करप्शन किया पिछले 15 सालों में, उसके घर में छापामारी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ये लोग जहां पर इनका संपत्ति छुपा के रखे थे वहां पर भी वार किया जा रहा है। हर रोज STF या पुलिस का कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और वहां से हजारों करोड़ बरामद हो रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के बड़े से नेता लेकर छोटे तक नेता तक सबके घर में छापा मारा जा रहा है, और जहां पर भी छापा मारा जा रहा है कोई निराश नहीं कर रहा है। हर के घर के ऐसे ऐसे चीजें निकल रहा है जो पूरा बंगाल को चौंक रहे हैं। तो इसके मतलब करप्शन का खिलाफ लड़ाई एक साइड में है, दूसरे तरफ ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या का गेम था वो खत्म करना है, और ये दोनों जगह में जंग छेड़ दिया शुभेंदु अधिकारी जी। और इसलिए ये लोग मिलके अभी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सबसे बड़ा इतिहास का षड्यंत्र रच रहा है। ये सवाल उठ रहा है, इतिहास गवाह है, कई बार सबसे बड़ी सच्चाई एक घटना से नहीं बल्कि कई घटनाओं से जोड़ने से सामने आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जांच एजेंसियों इन सभी कड़ियों को जोड़ पाएगी या अभी भी पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है? आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा बहुत कुछ तय कर सकती है। आपको क्या लगता है, सच में शुभेंदु अधिकारी जी को टारगेट बनाया जा रहा है, और नहीं तो ये सारे अलग अलग घटनाएं हैं? जरूर अपना मत कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।